नमस्कार, नमस्ते छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं गीता चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की गणना का काम बुधवार से शुरू हो गया है। राज्य की आबादी में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की गणना करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ क्वांटिफाइबल डेटा कमीशन नामक ऐप और वेब पोर्टल की शुरुआत भी की। इस सूची में पहला नाम बघेल का दर्ज किया गया है। वहीं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग में आने वालों की गणना के लिए 5,549 सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं। इनमें से शहरी क्षेत्रों में 1103 और ग्रामीण क्षेत्रों में 4,446 सुपरवाइजर्स की नियुक्ति की गई है। छत्तीसगढ़ में ओबीसी गणना के लिए और जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनकी गिनती के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से पूरे प्रदेश में कितने लोग ओबीसी से आते हैं, कितने लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनकी गिनती की जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपको वो ऐप दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये जो ऐप है ये दो प्रकार के ऐप हैं। इसमें एक तो CGQDC नाम से सुपरवाइज़र के नाम से एक ऐप है, दूसरा CGQDC एक जनता के लिए ऐप है। मतलब एक ऐप जो है वो सुपरवाइज़र के हाथ में रहेगा, जिसमें लॉगिन करने के बाद वो लोगों का इसमें रजिस्ट्रेशन कराएगा। दूसरा ऐप है CGQDC, जिसे लोग खुद अपने मोबाइल में डाउनलोड करके इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यहाँ पर लोग हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं लोग, और इनके चेहरे की खुशी वो पहले ही देखी जा सकती है कि जिस तरीके से उन्हें एक मौका मिला है अपने आप को गिनती में लाने का, तो अपने अपने हाथ में इनके मोबाइल हैं और मोबाइल में अपनी जानकारी भरने का यहाँ पर काम कर रहे हैं। एक हाथ में मोबाइल है, किस तरीके से इसमें जानकारी मांगी गई है? देखिए, इसमें आधार कार्ड को डालना है। आधार कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो राशन कार्ड को जो नंबर है उसको डालने हैं। अगर राशन कार्ड भी आपके पास नहीं है तो राशन कार्ड के जो मुखिया हैं उनके मोबाइल नंबर को इस डाटा में डालकर आप अपना विस्तृत जानकारी इसमें दे सकते हैं। अगर आप ओबीसी वर्ग से हैं तो भी इसमें आप जानकारी दे सकते हैं, और आर्थिक रूप से अक्षम हैं, सामान्य वर्ग हैं तो उनको भी इसमें डाटा एंट्री कर सकते हैं। इसका लाभ जो है, जो राज्य सरकार की योजना है उसका लाभ यहाँ पे मिलेगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने की घोषणा की है, जिसके खिलाफ कुछ लोग जो आरएसएस और भाजपा समर्थित हैं वो माननीय न्यायालय जाके स्टे ले आए हैं, और न्यायालय द्वारा इसकी आधार मांगा गया है तो इस आधार की गणना की जा रही है। और जो आर्थिक रूप से अक्षम कमजोर जो स्वर्ण वर्ग है उसको भी 10% स्वर्ण आरक्षण को लाभ दिलाने के लिए इसमें डाटा कलेक्शन किया जा रहा है। 10% का आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए इसमें ये जानकारी जो है मांगी गई है। क्वांटिफाइबल डाटा आयोग का ये पूरा ऐप है, और इस ऐप के माध्यम से इसमें देख सकते हैं कि आधार कार्ड नंबर मांगा गया है, राशन कार्ड द्वारा भी लॉगिन कर सकते हैं। यदि किसी के पास दोनों नहीं है तो राशन कार्ड में पंजीकृत मुखिया का मोबाइल नंबर इसमें डाल सकते हैं। यदि आपके पास उपरोक्त जानकारी नहीं है तो क्या आप नवीन पंजीयन करने के इच्छुक हैं, इसके लिए डाटा देखने की इसमें बात कही गई है। मोबाइल डाटा देखने के ऑप्शन को जब आगे बढ़ते हैं तो इसमें एक मोबाइल नंबर मांगता है। मोबाइल नंबर डालने के बाद इसमें एक OTP आता है। OTP के माध्यम से उसमें जो भी जानकारी मांगी जाती है उसमें भर दी जाती है, और भरने के बाद इस ऐप में आप ओबीसी वर्ग से हैं या फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं ये जानकारी उसमें अपने आप चली जाती है। इसके अलावा अगर सुपरवाइज़र किसी के घर नहीं पहुंच पाता है तो चॉइस सेंटर एक बहुत महत्वपूर्ण ऑप्शन दिया गया है। चॉइस सेंटर में लोग जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अपनी जानकारी वहां पर मुहैया करा सकते हैं। तो बहुत जल्द ये तैयारी जो की गई थी उसके लिए बाकायदा पूरी फील्ड पे काम शुरू हो गया है, और जल्द से जल्द कोशिश ये है सरकार की कि छत्तीसगढ़ के जितने भी ओबीसी वर्ग के लोग हैं उनकी जानकारी पूरी उनके पास आ जाए, पूरा डाटा कलेक्ट हो जाए, और उसके बाद जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनको भी लाभान्वित करने का काम किया जाए। तो अब इस ऐप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से जानकारियां इकट्ठा होना लगातार जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट ताकेश्वर के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट, रायपुर। रायपुर में सीएम हाउस में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना काल के दौरान शहीद हुए कुल 53 पत्रकारों को आर्थिक सहायता दी। इस मौके पर सीएम पत्रकारों के परिजनों से सहायता राशि के उन्होंने चेक दिए। छत्तीसगढ़ में कोरोना काल के दौरान जहां प्रदेश के लाखों लोग ठीक होकर वापस अपने घर पहुंचे तो हजारों की जान भी चली गई, जिनमें कुछ पत्रकार भी शामिल थे। प्रदेश के ऐसे कोरोना वॉरियर्स शहीद पत्रकारों के परिवार को प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की थी, जिस पर अमल करते हुए सीएम ने सभी दिवंगत पत्रकारों के परिजनों को आर्थिक सहायता का लाभ दिया। आज का कार्यक्रम कोरोना काल के पीड़ा से गुजर रहे मीडिया कर्मियों और उनके परिजनों को मदद करने के लिए आयोजित किया गया है।
इस कार्यक्रम के माध्यम से कोविड में प्राण गंवाने वाले 18 पत्रकारों के परिजनों को 90 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इन्हीं में से 11 पत्रकारों के परिजनों को आज टोकन के रूप में एक चेक वितरित भी किया जा रहा है। इन सभी को मिलाकर कुल 53 लोगों को आज 1 करोड़ 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। परिस्थितिवश जो पत्रकार अथवा परिजन यहां पहुंच नहीं पाए, उन तक सहायता राशि के चेक पहुंचाए जाएंगे। इस दौरान सीएम ने कहा कि कोरोना हम सबके लिए अप्रत्याशित संकट लेकर आया था और इस संकट काल में भी पत्रकारों ने बेहतर तरीके से काम किया। साथ ही सीएम ने पत्रकारों के लिए राहत कोष को बढ़ाने का भी जिक्र किया। हमारी सरकार छत्तीसगढ़ की गौरवशाली पत्रकारिता और उनके उच्च आदर्शों को संरक्षण देते रहने के लिए प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ के पत्रकार आर्थिक चिंताओं से मुक्त होकर निष्पक्ष पत्रकारिता के अपने दायित्व को अच्छी तरह से पूरा कर सकें, इसके लिए पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना की गई है। पत्रकारों और उनके परिजनों को बीमारियों के उपचार के लिए पूर्व में 50,000 रुपये तक की सहायता दी जाती थी। हमारी सरकार ने नियमों में संशोधन करते हुए अब इसे 2 लाख रुपये तक कर दिया गया है। आकस्मिक मृत्यु के प्रकरण में 5 लाख रुपये तक के आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान किया गया है। रायपुर में सीएम हाउस पर हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कुल 53 पत्रकारों को आर्थिक सहायता दी है। इस दौरान कुछ लोगों को चेक भी दिए गए और जो लोग मौके पर नहीं पहुंचे, चेक उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था भी की गई है। टीम न्यूज स्टेट। खबर रायपुर से, जहां महानदी भवन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मंत्री टीएस सिंहदेव ने समीक्षा बैठक की। इस दौरान प्रदेश के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्चुअल माध्यम से मीटिंग में जुटे। तो टीएस सिंहदेव ने समीक्षा बैठक ली। मंत्री ने अधिकारियों के साथ ही बैठक ली। वर्चुअल माध्यम से अधिकारी उनके साथ जुड़े। समीक्षा बैठक ये की गई। रायपुर में जहां महानदी भवन में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मंत्री टीएस सिंहदेव ने समीक्षा बैठक की थी। इस दौरान प्रदेश के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्चुअल माध्यम से मीटिंग में जुड़े। केंद्र सरकार ने कुछ सरकारी कंपनियों को किराए पर चढ़ाने का फैसला लिया है और इसको लेकर लगातार सियासत तेज है। कांग्रेस लगातार सरकार पर हमला बोल रही है। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कांग्रेस बेबुनियाद आरोप लगा रही है। केंद्र सरकार किसी भी सरकारी संपत्ति को नहीं बेच रही है। जिस स्तर पर केंद्र में कांग्रेस की जो राजनीति है, लोगों के बीच में भ्रम फैलाना और झूठ बोलना, कांग्रेस को इसमें महारत हासिल है। केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि 6 लाख करोड़ रुपए अर्जित करना इस देश के विकास के लिए और बिना कोई संपत्ति का विक्रय किए, बिना सेल किए। इस प्रकार से किसमें राशि आ सकती है और कुछ समय के लिए संधारण का काम निजी हाथों में देने का निर्णय लिया गया है, लेकिन कांग्रेस उसको बेचने के जो क्रम में ले आए हैं और जिस प्रकार से बेबुनियाद आरोप लगा रही है। बिलासपुर शहर में विकास के नाम पर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी शहर में विकास के मुद्दे और वार्डों की समस्या को लेकर वार्डवार धरना प्रदर्शन कर रही है। जनता की समस्याओं को लेकर धरना दे रही है। इस मौके पर पूर्व मंत्री ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के 2.5 सालों के कार्यकाल में बिलासपुर शहर में विकास के कोई काम नहीं हो रहे। तो दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि 15 साल तक सरकार में रहने के बाद भी बीजेपी ने विकास का कोई काम नहीं किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 15 साल की जो अपनी नाकामियां हैं उसको छुपाने का काम कर रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शासन में उनकी यहाँ निगम में महापौर भी थी, लेकिन जनता उनके विकास कार्य कुछ दिखे नहीं। हर जगह जगह पानी भरना, नालियों का निर्माण नहीं होना, सड़क का निर्माण नहीं हो, सफाई नहीं होना, ये समय भाजपा के सरकार में दिखता था। अब उस सभी कामों में कांग्रेस की सरकार में चुस्ती आई है। हमारी निगम सरकार बहुत बेहतर रूप से काम कर रही है। हालत बहुत ख़राब है। आज ही समाचार पत्र में छपा है कि बुजुर्ग की डेथ हो गई इलाज के अभाव में। तो मैंने पहले ही कहा, लोगों की जान की सुरक्षा नहीं है, लोगों की माल की सुरक्षा नहीं है, लोगों की सुविधा की सुरक्षा नहीं है। और तो और कांग्रेस के जिम्मेदार पदों में बैठे हुए बोलते हैं कि हम गलत समय में पदों में बैठ गए हैं।
छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने प्रदेश में चल रही बयानबाजियों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि छत्तीसगढ़ में राजनीति का स्तर इतना कभी नहीं गिरा, लेकिन इस तरह की बयानबाजी को प्रदेश की जनता देखकर निराश और आहत है। दोनों बड़े बड़े राष्ट्रीय दल हैं, दोनों में जिम्मेदार लोगों को जवाबदारियां दी गई हैं। ऐसे में मेरा निवेदन है कि जब भी वे छत्तीसगढ़ आएँ तो छत्तीसगढ़ वासियों के हित में बात करें, मुद्दों पर बात करें। हमारे प्रदेश में राजनीति मुद्दों को लेकर होनी चाहिए। ये जो कि हम थूक देंगे तो ये बह जाएंगे और आसमान में थूकोगे तो अपने ही ऊपर गिरेगा, ये इस तरह का देखकर प्रदेश की जनता मुझे लगता है कि बहुत निराश है और आहत है। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर, 1 लाख के इनामी नक्सली ने सरेंडर किया है। सुकड़ा, मरकाम और महिला नक्सली पाई के मरकाम का सरेंडर। एसपी दंतेवाड़ा के सामने किया सरेंडर। अब तक 112 इनामी नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। सबसे बड़ी खबर, 1 लाख के इनामी नक्सली ने सरेंडर किया है। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर, सुकड़ा, मरकाम और महिला नक्सली पाई के मरकाम ने सरेंडर किया है। एसपी दंतेवाड़ा के सामने सरेंडर किया। इस वक्त बड़ी खबर दंतेवाड़ा से, जहां पर 2 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। अब तक 112 इनामी नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। 1 लाख के इनामी नक्सली ने सरेंडर किया है। दंतेवाड़ा से खबर, सुकड़ा, मरकाम और महिला नक्सली पाई के मरकाम ने सरेंडर किया है। एसपी दंतेवाड़ा के सामने सरेंडर किया। दंतेवाड़ा से खबर, जहां पर 2 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। अब तक 112 इनामी नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। तो 1 लाख के इनामी नक्सली ने सरेंडर किया है। इसके साथ साथ महिला नक्सली ने भी सरेंडर किया है। सुकड़ा, मरकाम और महिला नक्सली पाई के मरकाम ने सरेंडर किया है। एसपी दंतेवाड़ा के सामने सरेंडर किया। दंतेवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर, अब तक 112 इनामी नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। चिरमिरी में जिला मुख्यालय की मांग तेज हो रही है। दरअसल सीएम भूपेश बघेल ने 15 अगस्त को 4 नए जिलों की घोषणा की थी, जिसमें मनेंद्रगढ़ जिले से कोरिया को अलग कर नया जिला बनाने की घोषणा की गई थी। लेकिन इसके बाद चिरमिरी के लोग जिला मुख्यालय बनाने की मांग कर रहे हैं। जिला मुख्यालय बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले अनिश्चितकालीन क्रमिक भूख हड़ताल चल रही है। हड़ताल में दृष्टिहीन दिव्यांगों बड़ी संख्या में मौजूद हैं। हम लोग दिव्यांग होते हुए भी इस चिरमिरी के लिए अनशन में बैठ गए 1 दिन के लिए। अगर जिला के कोई भी व्यक्ति अब अपने घर में रहेंगे, इसका संघर्ष समिति का साथ नहीं देंगे, तो हम लोग कंटिन्यू बिना जलपान का भी हम लोग कंटिन्यू 15-16 दिन हम लोग रह सकते हैं। चिरमिरी अभी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। आज चिरमिरी की स्थिति क्या है, ये स्थिति होते जा रही है, किसी की छुट्टी हुई नहीं है। आज अगर जिला मुख्यालय चिरमिरी में स्थापना होती है, बनता है, तो आज हमारे उसको चिरमिरी का पूरा अस्तित्व में आने का एक चांस है, एक उपाय है। और छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन संघ ने 14 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय कलमबंद हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे लगभग सभी कार्यालयों में ताले लग गए हैं। कर्मचारी अधिकारियों की प्रमुख मांग केंद्र सरकार के बराबर महंगाई भत्ता देने की, छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 का बकाया एरियर्स 3 किश्तों में भुगतान करने सहित कई और भी मांग है। संघ के संरक्षक का कहना है कि सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बाध्य हैं। प्रांत स्तर पर हमारे प्रांतीय निकाय के आह्वान पर कमल वर्मा जी के नेतृत्व में पूरे छत्तीसगढ़ के 28 जिलों पे ये आंदोलन हो रहा है। लंबे समय से कर्मचारियों के साथ ज्यादती की जा रही है, आर्थिक भेदभाव किया जा रहा है। आज केंद्र सरकार द्वारा या कई प्रदेश इकाई द्वारा भी, कई प्रदेशों द्वारा भी आज 28% महंगाई भत्ता केंद्र के समान दिया जा चुका है, लेकिन छत्तीसगढ़ शासन यहाँ के कर्मचारियों को आज 12% ही महंगाई भत्ता दे रही है। धमतरी के आमदी नगर पंचायत में पार्षदों ने जमकर बवाल काटा। पार्षदों ने अपनी नाराजगी पर नगर पंचायत कार्यालय पर ही ताला जड़ दिया। हंगामे की सूचना मिलते ही एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस मौके पर पहुंचे और आक्रोशित पार्षदों के साथ समझाइश की कोशिश की गई। दरअसल आमदी नगर पंचायत के सीएमओ हफ्ते में सिर्फ 1 दिन ही वहां पहुंचते हैं, जिससे पार्षदों के वार्ड्स का विकास कार्य भी लगातार बाधित हो रहा है। इतना ही नहीं, कलेक्टर को नगर पंचायत आमदी के सीएमओ को हटाने की मांग भी की, बावजूद इसके कोई सुनवाई नहीं की गई, जिससे कि पार्षदों में काफी रोष है। कुछ भी हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं लोगों तक पहुंचे,
सीएमओ एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट होती है और इस शिकायत पर प्रशासन ने बहुत गंभीरता से विचार किया है और आगे भी इस पर कार्रवाई की जाएगी। आगे वही है कि सीएमओ यहाँ आता नहीं है, बस 1 घंटा ड्यूटी करता है हफ्ते में 1 दिन, तो उससे बहुत सारा कार्य प्रभावित होता है। जो काम करवाना है, अगर इंजीनियर भी 1 दिन के लिए आता है और सीएमओ आ रहा है तो इंजीनियर नहीं आता, और इंजीनियर आता है तो सीएमओ नहीं आता, उससे तो पूरा प्रशासनिक काम है वो ठप रहता है। गरियाबंद जिले के ब्लॉक मैनपुर में शिक्षा का मंदिर सुर्खियों में है। दरअसल पूर्व माध्यमिक शाला ढोडरा में शराब पार्टी चलती है। स्कूल के टीचर खीर सिंह नेताम और शशि शेखर दोनों ही नशे में धुत हैं, वो भी स्कूल के बच्चों के सामने। जरा सोचिए, जब टीचर की करतूत ऐसी है तो देश के कल का भविष्य कैसे संवर सकता है। इतना ही नहीं, शराबी टीचर के खिलाफ स्कूल के छात्र ने गंभीर आरोप लगाया है कि नशे की हालत में स्कूल के बच्चों की पिटाई भी की जाती है। इस मामले में ग्रामीणों ने स्कूल के दोनों टीचर्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। विकास खंड शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा मेरे को सूचित किया गया कि ढोडरा पूर्व माध्यमिक शाला में कुछ हंगामा चल रहा है, आप जाकर वहाँ देखिए। तो मेरे द्वारा यहाँ अवलोकन किया गया तो दोनों टीचर नशे की हालत में पाए गए। तो मैं इस कार्रवाई हेतु मैं अपने संकुल संवर्ग की ओर से मैं कार्रवाई हेतु मैं उच्च अधिकारी को अपने लेटर में प्रेषित कर रहा हूँ। महंगाई भत्ते को लेकर छत्तीसगढ़ में सभी सरकारी कर्मचारी अधिकारी सामूहिक अवकाश पर रहे। कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश पर जाने से राजधानी के सभी कार्यालयों में सन्नाटा पसरा रहा। शहर के सभी कार्यालय, स्कूलों, स्वास्थ्य संस्थाओं, विश्वविद्यालय, नगर निगम सभी कार्यालय बंद रहे। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की मांग है कि केंद्र के समान राज्य के कर्मचारी अधिकारियों को भी महंगाई भत्ता दिया जाए। कर्मचारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन करेंगे। सफाई कर्मचारी है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन इंद्रावती भवन के तत्वाधान में आज 1 दिवसीय आकस्मिक अवकाश लेकर जबरदस्त आंदोलन यहाँ पर इंद्रावती भवन के कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा किया गया। सरकार से हम मांग करते हैं कि जो केंद्र के समान हमें 28% महंगाई भत्ता तत्काल हमें मिले। साथ ही जो फेडरेशन की 14 सूत्री मांग है उस पर भी सरकार तत्काल समुचित कार्रवाई करे, उचित निर्णय ले। यदि सरकार इसके बाद भी हमारी बातों को नहीं मानेगी तो भविष्य में हमें अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। बिलासपुर के मसूरी दरी घाट के ग्रामीण स्थानीय कांग्रेस नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। शुक्रवार को सैकड़ों ग्रामीणों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि स्थानीय नेता दबंगई कर रहे हैं, जबरन लोगों की जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। नेताओं की दबंगई से इलाके के लोग परेशान हैं और एसपी से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं एसपी ने भी इस मामले में जांच कर कार्रवाई की बात कही है। नागेंद्र राय ब्लॉक कमेटी का अध्यक्ष है मसूरी ब्लॉक का। उसका आतंक इतना ज़्यादा बढ़ गया है वहाँ पर कि वहाँ पर लोगों को मारने, पीटने और चमकाने और दुकानों में ताला लगाने, ये सब मेरी ज़मीनें हैं ये कहने और नक्शा का हेर फेर करके पूरा विवाद को बढ़ावा दे रहा है और बाहर से लोगों को बुला के मरवाने का काम किया जा रहा है और बाकायदा गन और हथियारों के साथ में लेस उसके आतंक के लोग वहाँ पर आ रहे हैं। दुर्ग में 16 जगहों पर पुलिस ने स्पा सेंटर्स के खिलाफ पुलिस की छापेमार कार्रवाई हुई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने कई युवक युवतियों को हिरासत में लिया। पुलिस का कहना है कि कई दिनों से स्पा सेंटर्स में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद स्पेशल टीम बनाकर ये कार्रवाई की गई। फिलहाल हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है। धमतरी में शराब की दुकान हटाने को लेकर छात्राओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्राओं ने शराब लेने पहुंचे ग्राहकों की आरती भी उतारी। छात्राओं ने शराब लेने पहुंचे 50 से ज्यादा ग्राहकों की आरती उतारकर महिला सुरक्षा की बात कहकर प्रदर्शन में सहयोग करने की मांग की। बता दें कि इलाके के लोगों की ओर से कई बार महिला सुरक्षा का हवाला देते हुए प्रशासन से शराब की दुकान हटाने की मांग की जा चुकी है, जिसके बाद मांग पूरी नहीं होने पर छात्राओं ने प्रदर्शन कर कलेक्टर PS एल्मा को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द शराब की दुकान हटाने की मांग की। जो शराब प्रेमी हमारे भाई लोग आ रहे हैं उसका सम्मान पूर्वक आरती उतार कर
गुलाल लगाकर और अगरबत्ती जलाकर उसका सम्मान करने का काम कर रहे हैं, टीका लगाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हो। समाज को बिगाड़ने के लिए आपका योगदान बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए हम लोग शांतिपूर्वक शराब प्रेमी भाइयों का स्वागत संस्कार आरती उतार कर रहे हैं। इसका हल निकालेंगे, नियमित रूप से चलते रहते हैं। जहाँ पर उचित होगा वहाँ पर करेंगे। अगर कुछ जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, अगर बैठे हैं तो उसको देखेंगे कि वो समुचित रूप से उचित है तो वहीं रहेगा, अनुचित है तो उसको हटाएंगे। इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। मैंने आबकारी अधिकारी और SDM को लगा रखा है, वो उस पर निर्णय लेके मुझे बताएंगे। बलरामपुर जिला पुलिस ने करीब 74 किलो गांजे के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि देवी दयाल वैश्य नामक शख्स ने घर के गौशाले में भारी मात्रा में गांजा छिपा कर रखा है। इसी आधार पर पुलिस ने टीम बनाकर आरोपी के घर की घेराबंदी की और करीब 7,50,000 रुपए के गांजे के साथ युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बस्तर जिले का कोलेंग इलाके की किस्मत चमक गई। घने जंगलों के बीच से नक्सल प्रभावित इलाके में चमचमाती सड़क को बनाया गया, जिससे ग्रामीणों को भी काफी सहूलियत होने वाली है। 43 करोड़ की लागत से कांगेर नाले पर पुल का निर्माण और पक्की सड़क बनने से इलाके के स्थानीय निवासियों के लिए अब आवागमन भी काफी सुगम हो गया है। इतना ही नहीं, रोड कनेक्टिविटी होने से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ कम वक्त में मिल जाएगा। आपको बता दें कि PWD को सड़क बनाने के लिए पहाड़ी चट्टान को काटने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बिलासपुर के 6 महीने के मासूम को नई जिंदगी मिलने की आस जाग गई है। स्विट्जरलैंड की नोवर्टिस कंपनी की लॉटरी में अयांश का नाम उन चुनिंदा 100 लोगों में से निकला। दरअसल कंपनी की ओर से हर साल 100 मरीजों का फ्री में इलाज किया जाता है। उस लॉटरी में मासूम का नाम निकलने से उनके माता पिता के चेहरे खिल उठे। आपको बता दें कि अयांश के जन्म के दूसरे महीने में SMA यानी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी की बीमारी से ग्रसित हो गया था। इस बीमारी से मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ जोलजेंसमा इंजेक्शन से हो सकता है, जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है। एक वक्त था जब अयांश के माता पिता उसके इलाज के लिए क्राउड फंडिंग के जरिए मदद की गुहार लगा रहे थे। मेरे बेटे को SMA टाइप 1 स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नामक बीमारी है, जिसे वो ग्रसित हो चुका है। मतलब 2 साल, डॉक्टरों का कहना है कि 2 साल के भीतर, इसके दूसरे बर्थडे के भीतर इंजेक्शन लग जाना है, जो स्विट्ज़रलैंड में बनती है। इसका नाम जोलगेंजमा करके इंजेक्शन का नाम है। देश में कोरोना के एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं मामले और फिलहाल देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 4 लाख के करीब है। लगातार तीसरे दिन 40,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। कोरोना का सबसे ज्यादा एक्टिव केस केरल में है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना के आंकड़े डराने लगे हैं। फिलहाल एक्टिव केसों की संख्या करीब 4 लाख हो चुकी है। शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन कोरोना के 40,000 से ज्यादा मामले सामने आए। अकेले केरल में रोजाना 30,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को एक दिन में कोरोना के 45,624 नए मरीज आए, जिनमें से 34,665 ठीक हुए। यानी एक दिन में एक्टिव मरीजों की संख्या में 10,597 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितंबर से केरल में शुरू होने वाली 11वीं की ऑफलाइन परीक्षा पर रोक लगा दी है। माना जा रहा है कि त्योहारों का सीजन शुरू होने पर बाजारों में भीड़ उमड़ने और स्कूल कॉलेज खोलने के फैसलों के चलते कोरोना फैल रहा है। इस पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को एडवाइजरी जारी की है।